नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, जो हमारा सीरीज चल रहा था, लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, मौलिक कर्तव्य जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। मतलब कौन कौन सा भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का ए, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज से हम जो करने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा भाग 5 है। ठीक है, भाग 5 क्या है, ये संघ की शक्तियां। ठीक, अभी संघ की शक्तियों के अंदर आता क्या क्या है ना। तो संघ मतलब क्या होता है, केंद्र। और केंद्र में कौन कौन है, पहला है राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। फिर प्रधानमंत्री, पूरे मंत्री जो परिषद है वो आ जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने न्यायाधीश हैं वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, भाग 5 के अंदर है। ठीक है, भाग 5 में सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, राष्ट्रपति से। ठीक है, क्योंकि सबसे जो बोलना चाहिए, भारत के संविधान में सबसे ऊपर है, संविधान के अंदर जो सबसे पहला नागरिक बोला जाता है वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, इनके पास जो है सबसे बड़ा पोजीशन बोले या सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, जितने भी मेन होते हैं, जैसे कि नेवी है ना, जितने भी सेना है, जितने भी प्रकार के सेना है, वो सबके प्रमुख सेना प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रपति जो है ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तब ये राष्ट्रपति होते क्या है, ये भारत के जो हैं प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता, ये सब का परिचालक कौन होते हैं, यही होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ये क्या करते हैं, ये संविधान की रक्षा और संविधान के प्रति जो है उसका ये शपथ लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है, समस्त मेन शक्ति जो है वो किनके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति और कार्यपालिका के हेड कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख अगर पूछे है ना, वास्तविक प्रमुख कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक, हेड यही है, बिना इनके साइन के कोई भी चीज हो ही नहीं सकता है ना। कोई भी साइन राष्ट्रपति के साइन के बिना होता ही नहीं है ना। कोई भी चीज, ना कोई विधेयक पास होता है ना ही कोई नए नियम कानून बनते, कुछ भी चीज जो है ये बिना राष्ट्रपति के नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये काफी एक बहुत ही उच्च ओहदा जो है वो इनके पास होता है। ठीक, अब वास्तविक प्रमुख हमने क्यों कहा कि वास्तविक प्रमुख मतलब होते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि जो चलाना है मेन वो कौन चला रहा है, वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चला रहे हैं, है ना। पूरे भारत में जो भी चीजें हो रही है राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के परमिशन से नहीं होगा, राष्ट्रपति को परमिट करना पड़ेगा। लेकिन जो उनको चला रहे हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं वो कौन है, वो कौन है, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसलिए उनको वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। क्या बोला जा रहा है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। ठीक, तो कौन होता है भारतीय गणतंत्र, वो है, गणतंत्र मतलब कौन, गण, जितने भी हम गण जन है वो। तो भारतीय गणतंत्र का मतलब ये है कि पहला भारत का राष्ट्र का पहला नागरिक जो जनता के द्वारा या यहाँ के नागरिकों के द्वारा चुना जाता है वो कौन है, वो प्रमुख कौन है, तो कौन है, वो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक, इसमें भी आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है ये 52 से स्टार्ट है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारा है, कुछ एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते क्योंकि बीच बीच में इनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, आर्टिकल 52 से। ठीक, जिसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बोला गया है किसमें, आर्टिकल 52 में। ठीक, तो क्या है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी तो आपने पढ़ा ही होगा, तभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो मेन बस एमसीक्यू से रिलेटेड जो चीजें होंगी बस उसको ही एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये कौन है, ये हमारे भारत के पहले नागरिक हैं, ये सेना प्रमुख हैं। ठीक है, और क्या है कार्यपालिका की शक्ति इन्हीं में निहित होती है। ठीक है, तो ये सब सारी कार्यपालिका की शक्ति में कौन है, कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है, पर वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, नीचे व्यक्ति दिए है, क्या है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, कथन में संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, संघीय कार्यपालिका का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का मुखिया बोल रहा है। तो दूसरा क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये एकदम गलत है, राष्ट्रपति की शक्तियों की भी सीमा है। राष्ट्रपति के कुछ तो है ऐसी शक्तियां उनके पास अवेलेबल है जिसमें वो अपनी इच्छा बता सकते हैं ना, अपनी इच्छा से उसको कर सकते हैं। बट बाकी सभी में उनको क्या करना पड़ता है, मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद से सलाह के बाद ही वो कोई डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उनके पास कोई भी मतलब असीमित शक्तियां नहीं है कि जो भी मन में आ रहा है वो कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको हर चीज पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है, डिस्कस करके उसके बाद ही वो किसी फैसले में जा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनको कुछ करना है, कोई नियम लाना है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उनके विरोध में बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं हो सकता है, तो फिर राष्ट्रपति वो उस डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी मनमानी नहीं होती है। तो क्या होगा, पहला तो सही है परंतु क्या है, दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन है। ठीक है, पहला सही किंतु आर गलत। ठीक, बहुत सारी चीजों में क्या है, प्रधानमंत्री जो है उनकी शक्तियां हैं जो उसमें बंधित है, मतलब वो हर जगह अपनी पूरी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बट उनसे बिना डिसीजन के राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उनसे बिना पूछे, उनके बिना सलाह से, ठीक है, डिसीजन तो नहीं, उनके बिना सलाह के नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्या है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के द्वारा, क्या है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। क्या है, कुछ चीजों में वो सीधे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा, पर उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिसमें वो भी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उनका सलाह मशूरा से ही क्या है कोई भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, ये तो अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया, कौन है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, ये कहा गया है। क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां। ठीक है, 51 क्या था, ये तो पहले ही हटा देने का है, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ जाता है। ठीक, 52 क्या है, 52 हमने पहले देखा था, क्या है कि भारत का राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है, 52 में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में है। ठीक, 53 में क्या है, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में नहीं थे, ये शब्द किस में है, ये हमारे आर्टिकल 53 में दिया गया है। ठीक, 3 हो गया, ये तीनों देख लिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी है, अनुच्छेद 53 में। 54 में क्या है, 54 में निर्वाचन है। ठीक, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस में लिया गया है, 54 में लिया गया है। 55 में क्या है, निर्वाचन की जो नीतियां हैं, निर्वाचन का जो रीति रिवाज है वो क्या है, वो किसमें लिया गया है, 55 में है। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किसमें है, 55 में लिया गया है। कैसे निर्वाचन होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक, और इसमें कौन कौन जो है वो निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित लोग ही होते हैं, मतलब कोई भी निर्वाचित नहीं, कहाँ के, संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं इसमें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, और कौन होता है, ठीक है, कौन होता है, विधानसभा के भी कौन, निर्वाचित, ठीक, निर्वाचित सदस्य। और कहाँ होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं आते हैं ना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में 2 जगह, कौन कौन सा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी सिर्फ ये 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी हैं, जिनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी ऐसा है जहां पे विधानसभा है। ठीक,
कभी भी क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में अगर ये था कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तो नहीं लेना है ना, क्योंकि जो अपना विधानमंडल है उसमें विधानसभा और विधान परिषद भी आ जाता है। हमारे यहाँ नहीं है विधान परिषद छत्तीसगढ़ में, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। तो इसमें विधान परिषद क्या होते हैं, उसमें जो विधान परिषद है वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ कौन होता है, विधानसभा होता है। ठीक है, तो इसलिए विधान मंडल दे दे या विधान परिषद दे दे तो उसको नहीं लेना है। कौन आते हैं, सिर्फ विधानसभा। तो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के भी सिर्फ निर्वाचित ना, मैं लिख देती हूँ नहीं तो फिर सारे निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, यूटी है वो दोनों। ठीक, तो इसका आंसर हमने देख लिया क्या है, सी। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, चलिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो किस पर होती है ये? राष्ट्रपति पे। यही तो अभी बात कर रहे थे हम, है ना, कि वास्तविक क्यों कौन होता है और कार्यपालिका कौन होता है। तो कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पर वो क्या है, वो कार्यपालिका प्रमुख है, पर वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। मतलब ये हो कैसे रहा है कि मेन जो पावर है, सारा कार्य काम जो काम है वो कौन देख रहा है? सब कुछ अरेंजमेंट का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। पर मेन हेड कौन है? नाम कहाँ किनका दिखेगा सामने? राष्ट्रपति का। ठीक है, बस वही वाली चीज है इसमें, है ना, कि राष्ट्रपति जो है वो बस साइन करने के लिए उनके पास जाते हैं, उनके पास शक्तियां हैं यही कि वो उनके बिना साइन के नहीं होगा, लेकिन सिर्फ साइन करने के लिए उनके पास जाना है। बाकी काम कौन कर रहा है? जो प्रधानमंत्री है वो कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज कहा गया। तो किसके लिए है ये? राष्ट्रपति के लिए। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है ये? प्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष। तो इनका मतदान क्या है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जो लोगों के द्वारा चुने जा चुके हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट जाके राष्ट्रपति का चुनाव में वोट नहीं डालते हैं ना, हम तो राष्ट्रपति का नहीं देते हैं। हम क्या देते हैं? हम अपने एरिया में विधानसभा का देते हैं, है ना। विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचन होना है उसमें हम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब हमारे द्वारा चुना हुआ जो आदमी है विधानसभा में, वो फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जाके वोट देते हैं। तो क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट तो नहीं हुआ, इनडायरेक्ट वे में हुआ। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान है इसमें। ठीक है, और क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन होता है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं सदस्य? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये होता है क्या? अभी वो हम बात किए थे, ये नहीं होता है। ठीक है, विधान मंडल दे दिया मतलब नहीं होता है, विधानसभा का होता है। ठीक, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ठीक, ये भी आंसर सही है। तो क्या क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया है वो कौन कौन से हैं? ये तो डिस्कस अपन कर चुके हैं, कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये 70वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत हुआ था। ठीक है, 70 नंबर का संविधान संशोधन के तहत क्या था? दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये आया था। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह है जहाँ पे विधानसभा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ठीक, ये चुनाव से रिलेटेड ही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। दूसरा, एक तो इससे पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा आएगा क्वेश्चन तो बताती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में होता है? राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड होता है। ठीक है, आर्टिकल 61, हाँ, महाभियोग से भी इनके में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, महाभियोग हो गया, इनकी जो शर्तें हैं उससे पूछते हैं, और चुनाव से रिलेटेड चीज पूछते हैं। ठीक, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही है। पूछा क्या है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो पदावधि है कितने साल का होता है? इनका कार्यकाल 5 साल का। कब से?
जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से लेके 5 साल तक इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। ठीक, अब जैसे 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल खत्म होने के 6 महीना पहले ही ये चुनाव राष्ट्रपति का करवा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस पोस्ट को कभी भी खाली नहीं रख सकते, एक दिन के लिए भी उसको खाली नहीं रखा जाता है। ठीक, तो क्या जरूरी है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य ही हो जाना चाहिए, होना ही है ये चुनाव। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ठीक, क्या है, पद ग्रहण करने की तिथि से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बने रहेगा। बिल्कुल, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर किसी कारणवश 6 महीना पहले चुनाव नहीं हो पाया, डिले हो गया, तो जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आ पाता उस पोस्ट का, तब तक वो जो राष्ट्रपति हैं पुराने, वो ही उसमें कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, बट वो उस पद को छोड़े नहीं रहेंगे जब तक कि कोई नया उसमें ना आ जाए। ठीक है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, तो राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक रहेंगे, ये भी हो गया। अब देखिए, ये जो था, रुकना ये था कि पदभार ग्रहण करना। पदभार ग्रहण वो कब करते हैं? जिस दिन वो शपथ लेते हैं, जिस दिन चुनाव जीत जाते हैं उस दिन नहीं होता है। ठीक है, जैसे चुनाव जीत गए उसके बाद एक दिन शपथ ग्रहण जो समारोह होता है वो होता है। तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 साल काउंट होता है। ठीक है, जिस दिन चुनाव जीत गए, रिजल्ट आ गया, उस दिन से नहीं होता है। ठीक, इसलिए मैं इसको रोकी थी, पद ग्रहण से। ठीक है, तो ये भी सही। अब ये क्या बोल रहा है? निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर। अब देखिए, मान लीजिए कहीं का जो विधानसभा है वहां पे भी कोई भी नहीं है सदस्य। ठीक है, विधानसभा में हर राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य, अब मान लीजिए कोई जो विधानसभा है वो उसमें पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या चुनाव नहीं होगा राष्ट्रपति का? ऐसा नहीं होता है। तो अगर क्या होता है, अगर निर्वाचन मंडल अगर अधूरा हो जाता है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव है वो स्थगित नहीं होता, ये होके ही रहता है। ठीक है, जितने सदस्य रहते हैं वो चुनाव में वोट डालते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। अच्छा ठीक है, कौन क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं ना, उनके बारे में पूछ रहा है ना, कौन कौन क्या है? अनुसमर्थन मतलब कि जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक और अनुमोदक, इनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो क्या बोल रहा है? 10 निर्वाचकों द्वारा 20, 5 और 15। एक्चुअली ना ये 10 निर्वाचक द्वारा है ना, ये पहले हुआ करता था। ठीक है, ये कब हुआ करता था? ये 1997 से पहले होता था। 1997 तक बोल सकते हैं। 1997 तक क्या है, 10 निर्वाचक और मतलब प्रस्तावक और 10 अनुमोदक हुआ करते थे। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या हो गया है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कितना समर्थन चाहिए? 50 प्रस्तावक का और 50 अनुमोदक का इसमें समर्थन चाहिए। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन तो नहीं आएगा, एक ई ऑप्शन लाना पड़ेगा इसमें 50। ठीक, चलिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं? उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये सही है क्या? पहले ही गलत हो गया। क्या बोला गया है? इनके लिए शर्त क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में जन्म ले बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है कहीं बाहर जन्म लिए होंगे, लेकिन उनको नागरिकता कहाँ की मिली है? भारत की। तो अगर वो उनके पास भारत की नागरिकता है तो वो क्या होंगे? भारत के नागरिकता, अगर उनके पास सिर्फ नागरिकता है तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक, लेकिन जन्म लेना जरूरी नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल। 35 ईयर से कम वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 35 ईयर। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। संसद के सदस्य की जरूरत नहीं होती है, उन्हें लोकसभा के सदस्य बनने की क्या है, योग्यता होनी चाहिए। किसकी? लोकसभा की। राज्यसभा का नाम इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्या है? सिर्फ लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी योग्यता रखनी चाहिए। क्या क्या शर्त हो गया? वो भारत है इनके लिए कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 का एज उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही सही है ना, ये तो गलत हो गया। सिर्फ एक ही सही है तो केवल 2 सही। ठीक, ये इसका आंसर है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसके लिए क्या होगा?
इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक संसद का जो सदस्य है या जो विधानसभा का सदस्य है, क्या वो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है? उसका बिल्कुल हो सकता है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु उसके लिए क्या शर्त है इसमें कि ये निर्वाचित होने के तुरंत बाद उन्हें अपनी सदस्यता जो है वो छोड़नी होगी। ठीक है, इनके लिए उन्हें कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, वो एक बार मैं चेक कर लूंगी, शायद 10 दिन होता है, 10 दिन होता है शायद। 10 दिन का जो समय दिया जाता है इनको, क्या किस लिए दिया जाता है कि अपने नए सीट को लेने से, जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने बस नहीं, राष्ट्रपति अगर आप राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, तो उसके 10 दिन के अंदर उधर का शपथ ग्रहण होने से पहले आपको क्या होगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक, तो पहले आपको सदस्यता छोड़ो फिर वहां को धारण करो, ऐसा है, दोनों तरफ एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन, ठीक, अपन कहां तक वैसे देख लिए थे? 55 तक देख लिए थे। ठीक है, 55 तक देख लिए थे। 56 में क्या है? 56 में इनका कार्यकाल है। ठीक है, 56 में क्या है? कार्यकाल है। कार्यकाल कितने साल तक ये इस पद पे रहेंगे? तो क्या है ये? 5 साल, है ना। एक राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण करने के 5 साल तक अपने पद पर रहता है। 57 में क्या है? तो 57 में जो है ये पुनः निर्वाचन की जो योग्यता है वो है। पुनः निर्वाचन क्या है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति एक बार बना है वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, मतलब एक बार ही रहे कि ऐसा नहीं कि एक बार वो बन गया तो हमको दूसरा मौका नहीं रहा, सेकंड बार में भी वो ही जीत सकते हैं, थर्ड बार भी जीत सकते हैं, कंटिन्यू कितने भी साल तक हो सकते हैं, है ना। ये क्या है हमारे यहाँ पुनः निर्वाचन की योग्यता किसमें लिया गया है? 56 में लिया गया है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है ना, वहाँ का नियम जो है बहुत अलग है, वहाँ सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं और उनका कार्यकाल 2-2 साल का ही होता है। ठीक है, तो वो यूएस की बात हो गई। हमारे यहाँ क्या है? पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया जो है 57 में ली गई है। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाएगा? तो भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, वो कहाँ हो सकता है, वो कहाँ पे जा सकते हैं, उसके लिए उसका सॉल्यूशन कौन देखेगा? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उस समय चुनाव में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद है, तो उस विवाद को किसको दिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को, और उसका फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। संसद नहीं लगाना है, महाधिवक्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लोग नहीं करेंगे। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो क्या है ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। कब करता है पद ग्रहण? पहला जिस दिन, कि कब तक रहता है? जिस दिन वो पद ग्रहण करता है, मतलब जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसके 5 साल तक। ठीक, अच्छा एक चीज और है, वो खैर आगे आएगा। जैसे हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल समाप्त होने वाला है उसके 6 महीने पहले जो है चुनाव हो जाता है। राष्ट्रपति के पद मतलब उसके उत्तराधिकारी का चुनाव हो चुका होता है। अगर उनका जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तब तक अगर चुनाव नहीं हुआ है, उसके उत्तराधिकारी नहीं आए हैं, तो राष्ट्रपति उसमें कंटिन्यू करेंगे। किसी कारणवश क्या होता है, जैसे महाभियोग आ गया, राष्ट्रपति को उनके पद से छोड़ना पड़ा, या राष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कोई केस आ जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो उस पद को ग्रहण करते हैं। कब तक? जब तक उसके नए उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, तो कौन करते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ठीक है, तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है वो, तो भारत के जो राष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र जो है वो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। इन लोग एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ऐसे मुंह से बोल के हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। भारत के प्रधानमंत्री उसको हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। ठीक, भारत के लोकसभा के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बिल्कुल नहीं, इनको संसद के द्वारा हटाया जाता है। क्या होता है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके महाभियोग की प्रक्रिया करने के बाद ही जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा? महाभियोग। ठीक है, महाभियोग जो है वो किसमें? आर्टिकल 61 में लिया गया है। ठीक, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही इनको राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, हम कहाँ तक देख लिए थे? 57 तक देख लिए थे ना।
57 तक हो गया था। 58 में क्या है, उनकी योग्यता के बारे में बोला गया। ठीक, अब 61 आ गया है तो उनके बीच का पूरा देख लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, 57 हो गया। 58 में क्या है, 58 में है योग्यता, उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये किस में लिया गया है, 58 में लिया गया है। ठीक है, 59 में क्या है, 59 में है उनकी शर्तें। ठीक, क्या क्या शर्त है इनको अपने पद को धारण करने के लिए, जो जो शर्तें हैं वो। ठीक, शर्त में जैसे क्या आता है कि ये किसी भी क्या बोलते हैं यार, उनको कहीं की सैलरी ना मिल रही हो, वो सारी चीजें किस में आती है, उनकी शर्तों में आ जाता है। ठीक है, 61 में क्या है, महाभियोग है ना। और 60 में क्या लिया गया है, 60 में है शपथ ग्रहण। जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किस में है, आर्टिकल 60 में है, तो शपथ। ठीक, तो कौन कौन सा हो गया, 58 में क्या हो गया, योग्यता हो गया। 59 में शर्तें हो गई है ना, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा था। तो 59 में क्या है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये सब उनकी शर्तें हैं। 60 में क्या है, शपथ ग्रहण है। और 61 में क्या है, महाभियोग है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो किसका होगा, संसद के द्वारा। ठीक, चलिए देखो आ ही गया वो क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है, तो कौन सा था, आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग जो है वो चलाया जा सकता है। ठीक है, 56 57 तो किस में आ गया, ये तो मंत्री परिषद में आ जाता है ना, ये वाला चीज किस में है, मंत्री परिषद में। और 356 किस में है, तो ये जो आपातकाल आता है ना, आपातकाल के अंदर आता है ये, है ना। कौन कौन सा आपातकाल होता है, 3 तरह का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन में आ जाता है। ठीक, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, कहां, संसद में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। इसको लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है, दोनों में से कोई भी जो है इस सदन इसको ला सकता है। ठीक, चेक कर लेती हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है आज, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। क्या होता है, डायरेक्टली राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लाया जा सकता। ठीक है, कि हम बोले आज बैठे और बस लोकसभा राज्यसभा ने साइन किया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है, पहले जो है उनको सूचना दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। वो कितने दिन पहले, 14 डेज पहले, 14 डेज पहले उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो चालू होने वाली है। ठीक है, तो उसमें उस बीच में वो अपनी जो भी बातें हैं वो रख सकते हैं, राष्ट्रपति की क्या हुआ था क्या नहीं है, वो सारी चीजें वो रख सकते हैं, किस कारण से महाभियोग आ रहा है उसके अगेंस्ट अपनी बातों को अपना काउंटर पार्ट कर सकते हैं। तो 14 दिन पहले उनको बताना जरूरी होता है। ठीक, चलिए इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफी क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो में लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू।